गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट देखा था, लेकिन पिछली क्लास में तो हमने छोटे-छोटे पार्टिकल के सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना देखा था, है ना? जैसे हमको पता है कि इस एक्सिस के अबाउट इस पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 स्क्वायर, एक्सिस के अबाउट दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2r2 स्क्वायर और इस एक्सिस के अबाउट तीसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3r3 स्क्वायर है। तो बताओ, इस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर देते हैं। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम समेशन mi ri स्क्वायर ये बोल सकते हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि पिछली क्लास में तो हमने छोटे-छोटे पार्टिकल के सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। लेकिन है ना? लेकिन अब हम देखते हैं कि रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, प्लेट जैसा अगर कोई कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट हो, तो उस कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। है ना? और देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही समझ जाएगा कि बताओ, जो कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें तो पास-पास सटे हुए इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं। तो इस बार हम नॉर्मल समेशन नहीं करेंगे, उसकी जगह कंटीन्यूअस समेशन करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये तो हम देखते ही बोल सकते हैं कि जो कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है उसमें नॉर्मल समेशन की जगह कंटीन्यूअस समेशन मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। और ध्यान रखना, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट में भी इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा यूज होगा। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट के थ्रू तुम इंटीग्रेशन की स्किल सीखना कि किस टाइप से एलिमेंट लेते हैं, कैसे लिमिट लेते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट में इंटीग्रेशन की स्किल हमको पता चलेगी। हाँ बच्चों, तो कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उसकी स्किल देखते हैं। ये तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई भी कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है, जैसे कि रॉड, रिंग, डिस्क, स्फीयर, प्लेट, ऐसा कोई भी कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है। और चलो इस ऑब्जेक्ट का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो वही कि रॉड, डिस्क, प्लेट ऐसा कोई कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है और उसका चलो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है ना? तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जो कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट है उसमें तो पास-पास सटे हुए इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे। और तुम खुद बताओ कि हर एक एलिमेंट की एक्सिस से डिस्टेंस अलग-अलग होगी, तो हर एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग-अलग होगा। जैसे बताओ, ये जो एलिमेंट है उसकी एक्सिस से डिस्टेंस कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम। इस एलिमेंट की एक्सिस से डिस्टेंस ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट में हर एक एलिमेंट की एक्सिस से डिस्टेंस अलग-अलग होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग-अलग होगा। तो बताओ, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इस बार हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, है ना? वो एक इंटीग्रेशन के लिए इस पूरे कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों या छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है ना, एक्सिस से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर dr थिकनेस का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं और चलो इस छोटे से एलिमेंट का मास dm मान लेते हैं। तो चलो तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ, है ना? कॉन्फिडेंट ही बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट का मास dm है और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर। तो m तो इस छोटे से एलिमेंट का मास dm इंटू r स्क्वायर ही होगा, है ना? तो बोल सकते हैं इस एलिमेंट का मास dm और एक्सिस से डिस्टेंस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m की जगह dm इंटू r स्क्वायर। बस आराम से बताओ कि एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट पूरे कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dm इंटू r स्क्वायर। बस हमको एक है ना, तो हमको ये चीज पक्का पता चल गई कि कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको नॉर्मल समेशन नहीं, कंटीन्यूअस समेशन मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। ये स्किल सीख लिया। अब देखो, ये तो उसको करने का सही तरीका है, लेकिन
मूर्ख लोग, है ना? मूर्ख लोग इसको कैसे करते हैं वो देख लेना। तो देखो, है ना? तो मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक्सिस से डिस्टेंस अलग-अलग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पूरे-पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर सेंटर्ड मान सकते हैं। तो इस पूरे बड़े ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेशर्मों के टाइप से m इंटू r सेंटर ऑफ मास स्क्वायर ये लिख देते हैं। बताओ, ये चीज़, है ना? बताओ ये चीज़ सही है गलत? बुरी तरह से गलत है यार, है ना? तो ये चीज़ मैंने, है ना? ये चीज़ मैंने बहुत पहले बताई थी कि सेंटर ऑफ मास का यूज़ तभी कर सकते हैं जब वो क्वांटिटी डिस्टेंस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के साथ लीनियरली चेंज करे। लेकिन तुम बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बेसिकली एम आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस के साथ लीनियरली नहीं, नॉन लीनियरली चेंज कर रहा है। इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगा सकते। ठीक है, बस बढ़िया कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की स्किल सीख ली। बस अब हम अलग-अलग कंटीन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी यूनिफॉर्म रॉड का सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखते हैं। हाँ बच्चों, ये तो कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम किसी यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना देखते हैं। ये चलो, इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m, लेंथ l और यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब जो भी मास है वो इसकी पूरी लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो, इस यूनिफॉर्म रॉड का इस सिरे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस कौन सा है वो दिख रहा है ना? सिरे से गुजरने वाला और रॉड के प्लेन में लाई करने वाला, है ना? तो सिरे से गुजरने वाला और रॉड के प्लेन में लाई करने वाले इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। बस तुम आराम से बताओ ना, तुम आराम से बताओ कि रॉड के हर एक एलिमेंट की इस एक्सिस से डिस्टेंस अलग-अलग है तो, है ना? रॉड के हर एक एलिमेंट की इस एक्सिस से डिस्टेंस अलग-अलग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग-अलग होगा। तो बताओ, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमको वही इंटीग्रेट ही करना होगा, है ना? तो इंटीग्रेशन के लिए इस पूरी रॉड को ऐसे छोटे-छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं ना, हर बार यही करते हैं। यहाँ भी वही, कि पूरी रॉड को छोटे-छोटे टुकड़ों में एलिमेंट में डिवाइड करते हैं और चलो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं और चलो इस छोटे से एलिमेंट का मास dm मान लेते हैं। तो तुम आराम से बताओ, इस छोटे से एलिमेंट का मास dm है और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr स्क्वायर। तो m की जगह छोटे से एलिमेंट का मास dm और r स्क्वायर की जगह इसकी एक्सिस से डिस्टेंस x स्क्वायर, तो बोल सकते हैं इस छोटे से एलिमेंट का मास dm और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? dm x स्क्वायर। बस एक्सिस के अबाउट छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो इस एक्सिस के अबाउट पूरी रॉड का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर। बस अब इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना? इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे मेन चीज़ हमको dm की वैल्यू रखनी होगी, मतलब इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा वो देखना होगा, है ना? और वही, ठीक है? सेंट्रोमास वाले पार्ट में, इस सेंट्रोमास वाले पार्ट में तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी डीएम डीक्यू इनकी वैल्यू निकालनी हो तो सेट तरीका होता है। ये तो मैंने चमका कर बताया था कि कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो तब तो डीएम डीक्यू उसके लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं, और अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो तब तो और अच्छा है, तब तो यूनिटरी मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार ये जो रॉड है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है, इसलिए डीएम के लिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, है ना? बस तुम आराम से बताओ कि इस पूरी रॉड का टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है, तो बस हम चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि बताओ l लेंथ में कितना मास है m, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा m बाय l। तो हमको कितनी लेंथ में निकालना है? dx लेंथ में। तो dx लेंथ में कितना मास होगा? m बाय l इंटू dx। तो बस हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं कि dm
कि इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, m/l इंटू dx ही होगा। बस आराम से बताओ कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? तो तुम आराम से बताओ कि इसमें m/l तो कांस्टेंट है बाहर, और अंदर कितना बचा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, सब लिमिट रखते हैं। बस तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि x हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू 0 होगा। फिर x इक्वल टू 1 2 3 करते हुए लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू l। तो तुम बताओ कि रॉड कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, x इक्वल टू 0 से l तक फैली हुई है, तो लिमिट भी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l ये रखेंगे। तो बस इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना? बस तुम आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कि x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट x इक्वल टू 0 से l। कोई लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बताओ, अपर लिमिट में x की जगह l रखेंगे तो l क्यूब बाई 3, माइनस लोअर लिमिट में x की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो बताओ, इस पूरे नमूने का इंटीग्रेशन l क्यूब बाई 3 हो गया। अब तुम बताओ, एक l से एक l कैंसल, तो एक l से एक l कैंसल करेंगे तो इस रॉड का सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3। तो देखो, अभी तो हमने मूर्खों टाइप से इसको, है ना? अभी तो बेवकूफ टाइप से इसको हमने डिराइव किया है, लेकिन ध्यान रखना कि आगे बार-बार इनको डिराइव करने का टाइम नहीं है, तो बस आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना है, कोई यूनिफॉर्म रॉड हो तो उसके सिरे वाले एक्सिस के अबाउट, है ना, यूनिफॉर्म रोड का सिरे से गुजरने वाले और प्लेन में लाई करने वाले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है। हाँ बच्चों, अभी तो हमने यूनिफॉर्म रॉड का सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, लेकिन अब हम इस यूनिफॉर्म रॉड का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, है ना? तो चलो, इस बार भी मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है, लेकिन, है ना, लेकिन इस बार इस यूनिफॉर्म रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला और रॉड के प्लेन में लाई करने वाला, तो यूनिफॉर्म रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बताओ, है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए भी हमको वो इंटीग्रेशन ही करना होगा, है ना? तो बस वो अपना बेसिक तरीका है यार, कि इस बार भी जो रॉड है उसको छोटे-छोटे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, और यहाँ भी वही चीज़ की x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं और छोटे से एलिमेंट का मास dm मान लेते हैं। तो बस वही कहानी यार, कि छोटे से एलिमेंट का मास dm है और इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। तो बताओ, इस एक्सिस के अबाउट, है ना, बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m की जगह dm और r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया, तो इस एक्सिस के अबाउट पूरी रॉड का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका इंटीग्रेशन, तो पूरी रॉड का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर ये आ गया। बस अब मेन काम है, हमको dm की वैल्यू रखनी है। ये तो मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको अभी चमका कर बताया था कि यूनिफॉर्म रॉड हो तो dm के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे, वही कहानी चलेगी कि l लेंथ पे मास m, तो यूनिट लेंथ पे मास m बाय l, तो dx लेंथ पे मास कितना होगा, m बाय l इंटू dx। बस हम, है ना, हम लिख सकते हैं कि dm या इस, ये dm है, इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, m बाय l इंटू dx होगा। तो चलो, इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो m बाय l बाहर, अंदर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। तो ध्यान रखना कि यहाँ तक तो कहानी वही पुराने वाली चल रही है, लेकिन अब सबसे मेन चीज़ है लिमिट, है ना, सबसे मेन चीज़ है लिमिट। तो तुम स्मार्टली बताओ कि x हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, मतलब इसको हम ओरिजिन मान रहे हैं। ये ध्यान रखना कि इस बार x हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, मतलब इसको ओरिजिन मान रहे हैं। तो तुम बताओ कि सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसका x कोऑर्डिनेट -l/2, और लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसका x कोऑर्डिनेट +l/2। बस तुम आराम से बताओ कि इस बार रॉड कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है,
x इक्वल टू माइनस एल बाई टू से x इक्वल टू प्लस एल बाई टू तक फैली है, तो लिमिट भी x इक्वल टू माइनस एल बाई टू से x इक्वल टू प्लस एल बाई टू। तो ध्यान रखना इस सारी कहानी सेम है, बस लिमिट ही डिफरेंट है ना। इसमें रॉड x इक्वल टू 0 से l तक फैली है, तो लिमिट 0 टू l, लेकिन इस बार x यहाँ से मेजर कर रहे हैं, इसको ओरिजिन मान रहे हैं, तो इस बार रॉड माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक फैली हुई है, तो लिमिट x इक्वल टू माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। चलो थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में m बाय l कांस्टेंट है बाहर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बता m बाय l तो बाहर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। बताओ अपर लिमिट में x की जगह प्लस एल बाय टू रखोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस एल बाय टू क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट में x की जगह माइनस एल बाय टू रखोगे तो माइनस एल बाय टू का क्यूब डिवाइड बाय 3। आगे इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 आएगा। तो देखो इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो अच्छे ध्यान रखना कि कोई यूनिफॉर्म रॉड हो तो इस सिरे वाले एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है। हाँ बच्चों, अभी हमने किसी यूनिफॉर्म रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव किया, लेकिन ध्यान रखना कि आगे मूर्खों टाइप से डिराइव करने का टाइम नहीं है। आगे हमको इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, तो इसके रिजल्ट को एक बार अलग से लिख देता हूँ, है ना। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है। तो चलो सबसे पहले हमको इस रॉड का सबसे पहले हमको रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मतलब सिरे से गुजरने वाला और प्लेन में लाई करने वाले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि यूनिफॉर्म रॉड का इस सिरे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है। और चलो अब हमको इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मतलब सेंटर मास से गुजरने वाला और प्लेन में लाई करने वाले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो हमको कंपैरेटिवली याद रखना है कि यूनिफॉर्म रॉड का सिरे के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है, लेकिन सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है। अब देखो हम जब पढ़ते हैं तो हमको ये ml स्क्वायर बाय 3 और ml स्क्वायर बाय 12 ये याद तो रहते थे, लेकिन कंफ्यूजन होता था, पता नहीं चलता था कि इनमें से कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिरे के अबाउट है और कौन सा सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, वो कंफ्यूजन होता था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चालाकी से देख सकते हैं, है ना। इसको हम चालाकी से देख सकते हैं। तो तुम खुद बताओ कि पहले सिरे के अबाउट देखते हैं ना, तो तुम खुद बताओ कि इस सिरे से तो पार्टिकल बहुत दूर दूर है ना, ये देख सकते हैं। ये बताओ इस सिरे वाले एक्सिस से तो पार्टिकल बहुत दूर दूर है, मतलब पार्टिकल की इस एक्सिस से इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो ये बोल सकते हैं इस सिरे के अबाउट देखें तो सिरे से तो पार्टिकल दूर दूर है, मतलब इस सिरे वाले एक्सिस से तो पार्टिकल की इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इसलिए ml स्क्वायर बाय 3 होगा। और ऐसे तुम बताओ कि अगर सेंट्रोमास के अबाउट देखें तो बताओ, है ना, सेंट्रोमास के अबाउट देखें तो बताओ सेंट्रोमास से तो पार्टिकल काफी पास पास है, मतलब सेंट्रोमास से पार्टिकल की इफेक्टिव डिस्टेंस कम है, इससे सेंट्रोमास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम वाला होगा, मतलब ml स्क्वायर बाय 12 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अब इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छे ध्यान रखना कि सिरे से तो पार्टिकल दूर दूर है, मतलब पार्टिकल की सिरे से इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा है, तो सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा वाला होगा, मतलब ml स्क्वायर बाय 3। और सेंट्रोमास से पार्टिकल काफी पास पास है, मतलब पार्टिकल्स की सेंट्रोमास से इफेक्टिव डिस्टेंस कम है, तो सेंट्रोमास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम वाला होगा ml स्क्वायर बाय 12। और थोड़ा ध्यान रखना कि देखो अभी मैं अनपढ़ों के शब्दों में मास की इफेक्टिव डिस्टेंस बोल रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर के ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस है इसको शुद्ध शब्दों में मैं इफेक्टिव रेडियस ऑफ गायरेशन बोलूंगा, लेकिन अभी इस इफेक्टिव डिस्टेंस से काम चला सकते हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया। ठीक, एक और छोटी चीज याद दिलाना चाह रहा हूँ कि बताओ कि जो बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ना तो हम अच्छे समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो कोई फालतू चीज नहीं है,
हमको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम टॉर्क निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं और इससे सबसे सिंपलेस्ट चीज़ हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसे कई बार हमको देता है कि एम मास एल एन की यूनिफॉर्म रॉड है, इसको इस सिरे वाले एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो इस बार इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। बस हमको अच्छे पता है कि लीनियर मोशन करती है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन मोशन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और इस बार सिरे के अबाउट घुमा रहे हैं तो आई सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मतलब ml स्क्वायर बाय 3 होगा, है ना? ये देख लिया। हाँ बच्चों, इसमें एक इम्पोर्टेंट कांसेप्ट देखते हैं। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म पतली रॉड है, जिसका मास m और लेंथ l है। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले और प्लेन में लाई करने वाले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। ये तो अभी देख चुके हैं कि रॉड का इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है, ठीक है? अब देखो, है ना? अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि इस रॉड को एक्सिस के अलोंग थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी विड्थ थोड़ी-सी बढ़ाते हैं। तो चलो इस बार भी, है ना? इस बार ही मान लेते हैं कि जो रॉड है उसका मास m ही है, लेंथ भी l ही है, लेकिन इसकी विड्थ थोड़ी-सी बढ़ा दी है। तो बस अब इस चौड़ी रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है ना? तो हम बिल्कुल लॉजिकली बोल सकते हैं कि बताओ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस वाली डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है। बाकी इस वाली डिस्टेंस मतलब उसके विड्थ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तुम खुद बताओ यार, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला है उसमें रॉड की विड्थ का कोई ज़िक्र है क्या? नहीं है ना? तो बस हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब केवल इसी वाली डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्टेंस पर मतलब रॉड की विड्थ पर डिपेंड नहीं करता है। तो बस हम, है ना, हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि पतली रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 है। तो बताओ उतने ही मास और उतनी ही लेंथ की अगर कोई चौड़ी रॉड हो, तो उसका भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास ml स्क्वायर बाय 12 ही होगा, ठीक है? और चलो अब ऐसा करते हैं कि इस रॉड को एक्सिस के अलोंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, है ना? अब ऐसा करते हैं कि इस रॉड को एक्सिस के अलोंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं और बताओ, इस रॉड को एक्सिस के अलोंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो बताओ, अब एक क्या बन जाएगी? एक प्लेट बन जाएगी, है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई प्लेट है जिसका मास m और लेंथ l है। इसका भी इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो मैंने अभी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसकी विड्थ पर डिपेंड नहीं करता है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी विड्थ पर डिपेंड नहीं करता है। बस हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि किसी पतली सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 हो, तो उतने ही मास की कोई चौड़ी रॉड होगी तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होगा। और बताओ उतने ही मास की और ज्यादा चौड़ी रॉड होगी मतलब कोई प्लेट होगी, तो इस प्लेट का भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास ml स्क्वायर बाय 12 ही होगा। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस एक्सिस की और पतली रॉड का भी ml स्क्वायर बाय 12, उतनी मास की चौड़ी रॉड का भी ml स्क्वायर बाय 12 और उतनी मास की और चौड़ी रॉड मतलब किसी प्लेट का भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास ml स्क्वायर बाय 12 ही होगा। तो बस इससे हम, है ना, तो ध्यान रखना, इससे हम एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, मतलब पतली सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 है, तो उतनी मास की चौड़ी रॉड का भी ml स्क्वायर बाय 12 ही होगा। उतनी मास की प्लेट बना दे तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास ml स्क्वायर बाय 12 होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो चलो अब ये चीज सिरे वाले एक्सिस के अबाउट भी देख सकते हैं, ठीक है ना? तो चलो मान लेते हैं कि m मास ln की पतली रॉड है। पतली रॉड का सिरे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है। तो तुम खुद बताओ कि उतनी मास उतनी लेंथ की कोई चौड़ी रॉड हो, तो उसका भी सिरे के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 होगा। और
अगर उसकी विड्थ बहुत ज़रा बढ़ा दें तो ये प्लेट बन जाएगी। तो एम मास और एल एन की अगर कोई चौड़ी प्लेट हो तो उसका भी सिरे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास ml स्क्वायर बाय 3। तो दूसरी बार ठप्पा लग गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ बच्चों, इसमें एक और कंसेप्ट है ना, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। तो चलो वही मान लेते हैं कि एम मास एल एन की यूनिफॉर्म रॉड है। इसका इस एक्सिस के अबाउट मतलब सिरे से गुजरने वाला और प्लेन में लाई करने वाला। इस वाई एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 होता है, ये हम सभी को पता है ना? लेकिन चलो इस बार ऐसा करते हैं कि इस रॉड को है ना, इस बार ऐसा करते हैं कि इस रॉड को थोड़ा-सा टेढ़ा रखते हैं। मतलब इस बार मान लेते हैं कि रॉड वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर ऐसी टेढ़ी रखी है। बस अब इस रॉड का इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो देखो ज़्यादा अगर प्रेम आ रहा है तो इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कोई देखो स्मार्ट पर्सन है तो इसको लॉजिकली कर सकता है। तुम खुद बताओ तुम खुद सोच के बताओ कि जब रॉड बिल्कुल सीधी थी, तब तो इसके सिरे की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L थी। लेकिन बताओ रॉड को अगर टेढ़ा रखें, तो बताओ अब रॉड के सिरे की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L sin थीटा, है ना? कोई तुम ज्योमेट्री लगा सकते हो यार। इस ट्रायंगल में रॉड की लेंथ L है, इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये L cos थीटा और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये L sin थीटा। बस अब तुम ये बताओ अब तुम स्मार्ट ही बताओ कि जब रॉड सीधी थी तब इसके सिरे की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L थी और रॉड को अगर टेढ़ा रखें तो अब इसके सिरे की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा हो गई। तो बताओ पहले के कंपैरिजन में अब इसके सिरे की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin थीटा टाइम्स हो गई है। पहले L थी और अब L sin थीटा है तो बोल सकते हैं कि रॉड को अगर टेढ़ा रखें तो इसके सिरे की एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो sin थीटा टाइम्स हो गई है। और ध्यान रखना कि केवल सिरे की ही नहीं, है ना, केवल सिरे की नहीं, हर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस sin थीटा टाइम्स ही हो गई है। जैसे सेंट्रोमास की बात करो, तो पहले सेंट्रोमास की एक्सिस से डिस्टेंस L/2 थी और अब L/2 sin थीटा हो गई ना। तो बस हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं ना, एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि रॉड को अगर ऐसा टेढ़ा रखें, तो रॉड के हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin थीटा टाइम्स हो जाएगी। और बताओ है ना? हर एक एलिमेंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin थीटा टाइम्स हो जाएगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया sin स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगा, है ना? तुम खुद बताओ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बेसिकली r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो तुम बताओ कि रॉड को टेढ़ा रखें, तो हर एक एलिमेंट की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin थीटा टाइम्स हो जाएगी। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस sin थीटा टाइम्स हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया sin स्क्वायर थीटा टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर सीधी रॉड हो तो उसका y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 था। लेकिन रॉड को टेढ़ा कर दें तो इस टेढ़ी रॉड का y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 तो होगा लेकिन इनटू sin स्क्वायर थीटा होगा, है ना? और गधों टाइप से घिस करके इंटीग्रेशन से करोगे तब भी आंसर वही आएगा। हाँ बच्चों, अभी हमने किसी यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था। लेकिन चलो अब हम किसी नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई पतली रॉड है जिसकी लेंथ L है। लेकिन देखो इस बार इस रॉड में मास यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर हमको दे रखा है कि इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ ये इस एक्सिस से डिस्टेंस x पर डिपेंड कर रही है और इसकी लीनियर मास डेंसिटी अल्फा x स्क्वायर के टाइप से डिपेंड कर रही है जहाँ अल्फा कोई कांस्टेंट है। तो बस हमको पूछा है कि इस सिरे वाले एक्सिस के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस बार रॉड नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो हमको पता है कि इंटीग्रेशन के लिए वही पूरी रॉड को छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटते हैं, है ना? वही तरीका।
कि पूरी रॉड को छोटे-छोटे एलिमेंट में बाँटते हैं और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई छोटा-सा एलिमेंट लेते हैं और चलो छोटे से एलिमेंट का मास dm मान लेते हैं। तो आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि छोटे से एलिमेंट का मास dm और इसकी एक्सिस से डिस्टेंस x है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m की जगह dm और r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। तो इस एक्सिस के अबाउट पूरी रॉड का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। बस इंटीग्रेशन कर है ना? इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे मेन चीज़ हमको ठीक है? सबसे मेन चीज़ हमको डीएम की वैल्यू रखनी है मतलब इस छोटे से एलिमेंट का मास निकालना है ना? और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी कोई यूनिफ़ॉर्म ऑब्जेक्ट हो तो डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं और नॉन यूनिफ़ॉर्म ऑब्जेक्ट हो तब तो और अच्छा है, तब तो यूनिटरी मेथड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो है ना? तुम आराम से बताओ कि इस बार जो रॉड है वो बिल्कुल सॉरी बताओ इस बार रॉड नॉन यूनिफ़ॉर्म है, ठीक है ना भाई? इस बार रॉड नॉन यूनिफ़ॉर्म है तब तो और अच्छा है। यूनिटरी मेथड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो तुम स्मार्ट ही है ना? तो मेरे को स्मार्ट ही बताओ कि इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ अल्फा एक्स स्क्वायर है। तो बताओ डीएक्स लेंथ पे कितना मास होगा? अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना? पहले भी सेंट्रोमास में भी कर चुके हैं। तो ध्यान रखना कि नॉन यूनिफ़ॉर्म हो तब तो और अच्छा डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी हो तो मास पर यूनिट लेंथ अल्फा एक्स स्क्वायर है। तो डीएक्स लेंथ पे कितना मास होगा? अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहाँ लिख सकते हैं कि डीएम ये इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा? अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स होगा। बस इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना? उसके लिए कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो अल्फा कांस्टेंट है बाहर तो अंदर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4 डीएक्स और डीएक्स से तो एक्स की लिमिट रखेंगे देखते ही बताओ कि एक्स यहाँ से मेजर करें तो पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए एक्स इक्वल टू 0 और लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसके लिए एक्स इक्वल टू एल। तो ये रॉड एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक फैली हुई है तो लिमिट भी एक्स इक्वल टू 0 से एल लिखेंगे, ठीक है? कर सकते हैं ना? तो होता है इसमें अल्फा कांस्टेंट है बाहर बताओ एक्स की पावर 4 डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5 बाय 5 लिमिट एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल। तो होता अल्फा बाहर अपर लिमिट में एक्स की जगह एल रखेंगे तो एल की पावर 5 बाय 5 माइनस लोअर लिमिट में एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 होता है इस रॉड का सिरे वाले एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा एल की पावर 5 बाय 5 इतना आ गया। तो इजीली कर हाँ बच्चों अभी हमने रॉड का अलग-अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो देखो अब हम देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्म पतली रिंग हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखते हैं। ये चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म पतली सर्कुलर रिंग है। चलो इसका मास m रेडियस r और बताओ यूनिफॉर्म रिंग है मतलब जो भी मास होगा इसकी पेरिफेरी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस टाइप की कोई यूनिफॉर्म पतली रिंग है। तो देखो इस रिंग का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और सेंट्रल एक्सिस का मतलब समझते हो ना? तो ध्यान रखना कि सेंट्रल एक्सिस मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस। और तुम बताओ कि एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ना? तो बस हमको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ध्यान रखना थोड़ा-सा कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है उसको सिंपल शब्दों में सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं और तीसरे शब्दों में इसका खुद का एक्सिस मतलब इट्स ओन एक्सिस बोलते हैं ना? तो ये कोई यूनिफॉर्म रिंग है इसका सेंट्रल एक्सिस मतलब इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। हाँ बच्चों ठीक है ना? तो तुम खुद देख सकते हो कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
तो इस बार इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है ना? तुम खुद देख सकते हो, बताओ इस बार ये पतली सी रिंग है ना, तो पतली सी रिंग है मतलब सारा के सारा मास पेरिफेरी पे ही होगा। बोल सकते हैं कि बहुत पतली सी रिंग है इसलिए सारा का सारा मास पेरिफेरी पे ही होगा। तो तुम बताओ कि हर एक मास या हर एक पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही होगी। अलग-अलग तो नहीं होगी ना? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं। ये बताओ इस बार पतली सी रिंग है, तो इसमें सारा का सारा मास पेरिफेरी पे ही होगा। तो बताओ हर एक मास या हर एक पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही होगी। तो बताओ इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² उतना ही होगा, और सबको रुपए पैसे के टाइप से जोड़ देंगे। तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरे रिंग का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m टोटल r² होगा। है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पतली सी रिंग है तो सारा का सारा मास पेरिफेरी पर होगा। तो हर एक मास की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही होगी। तो इस एक्सिस की अबाउट हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² उतना ही होगा, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रुपए पैसे के टाइप से जोड़ दोगे तो इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रिंग का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी m टोटल इंटू r² ही होगा। ठीक है? तो ये तो हमने यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा। अब चलो एक बार किसी नॉन यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई पतली सर्कुलर रिंग है, इसका मास m, रेडियस r, लेकिन इस बार ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब इस बार जो भी मास है वो इसकी पेरिफेरी पर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं तो मास डेंसिटी ज्यादा है और कहीं मास डेंसिटी कम है। हाँ बच्चों, ये तो इस नॉन यूनिफॉर्म रिंग का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना? तो तुम खुद बताओ। तुम खुद बताओ कि भले ही रिंग नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अभी भी सारा का सारा मास पेरिफेरी पर ही है ना? बोल सकते हैं कि भले ही नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अभी भी सारा का सारा मास पेरिफेरी पे ही है। तो बताओ अभी भी हर एक पार्टिकल या हर एक मास की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी। तो बताओ सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² उतना ही होगा, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर दोगे तो सेंट्रल एक्सिस की अबाउट इस पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सिंपली m टोटल इंटू r² होगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि भले ही नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन सारा मास पेरिफेरी पर ही है। अभी भी हर एक पार्टिकल के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² उतना ही होगा। तो सबको ऐड कर देंगे तो इस बार भी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m टोटल इंटू r² उतना ही होगा। तो देखो अभी तो हमने, हाँ बच्चों देखो अभी तो हमने कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, लेकिन अब हम किसी आधी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई आधी रिंग है, इसका भी मास m और रेडियस r ही है। तो इसका भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, मतलब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना? तो इस आधी रिंग का भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो बस यहाँ भी हम लॉजिकली बोल सकते हैं ना। तो ध्यान रखना कि यहाँ भी हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि भले आधी रिंग हो, लेकिन अभी भी सारा का सारा मास पेरिफेरी पर ही है। तो अभी भी हर एक पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही होगी, तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² उतना ही होगा। सबको रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर दोगे तो इस बार भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m टोटल इंटू r² ही होगा। चलो अगला केस लेते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं आधी रिंग भी नहीं है, रिंग का कोई छोटा सा टुकड़ा है जिसका मास m और रेडियस r है। इसका भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो बस यहाँ भी हम बोल सकते हैं, बताओ भले रिंग का छोटा सा टुकड़ा है ना? भले रिंग का टुकड़ा है, लेकिन अभी भी सारा का सारा मास इस पेरिफेरी पर ही होगा। तो अभी भी हर एक मास की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही होगी, तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² उतना ही होगा। सबको ऐड कर देंगे तो अभी भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट
टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m टोटल इंटू आर स्क्वायर ही होगा। तो बस बच्चों, तो ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि m मास की कंप्लीट रिंग हो तो उसका भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ऐसे ही बताओ, उतने ही मास की आधी रिंग हो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और उतने ही मास का रिंग का कोई छोटा सा टुकड़ा हो तब भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रहेगा। तो बस इससे हम, है ना, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने कितना पार्ट या कितना टुकड़ा लिया है उस पे डिपेंड नहीं करता, केवल उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। मतलब भले ही कंप्लीट हो, आधी हो या अधूरी हो, लेकिन रिंग हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली एम आर स्क्वायर ही होगा। हाँ बच्चों, अब इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। तो चलो, है ना, चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई पतली सी रिंग है जिसका मास m और रेडियस r। इसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो अभी हम देख चुके हैं कि इस पतली सी रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। लेकिन देखो, अब हम ऐसा करते हैं ना, अब ऐसा करते हैं कि इस रिंग को एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, मतलब इस रिंग की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि रिंग का मास m ही है, रेडियस r ही है, लेकिन इस रिंग की हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो बस अब इस रिंग का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि भले ही रिंग की हाइट थोड़ी बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी सारा का सारा मास सरफेस पर ही होगा। बोल सकते हैं ना कि भले ही हाइट थोड़ी बढ़ाई हो, लेकिन अभी भी सारा का सारा मास सरफेस पर ही होगा। तो बताओ, अभी भी हर एक पार्टिकल के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ही होगी। तो हर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² उतना ही होगा। तो इसका भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m टोटल r² ही होगा। और चलो अब ऐसा करते हैं, इस रिंग को एक्सिस के लोग बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब इसकी हाइट और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक, तुम खुद बताओ कि अगर हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई पतला हॉलो सिलेंडर है जिसका मास m रेडियस r, लेकिन इसकी हाइट काफी बढ़ा दी है। ठीक है, तो इस हॉलो सिलेंडर का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि भले ये हॉलो सिलेंडर है, लेकिन अभी भी सारा का सारा मास सरफेस पर ही है, कोई अंदर थोड़ी चला गया है। बोल सकते हैं कि भले ही हॉलो सिलेंडर है, लेकिन अभी भी सारा का सारा मास सरफेस पर ही है। तो बताओ, अभी भी हर एक पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r ही होगी। तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² उतना ही होगा। तो इस बार भी इस एक्सिस के अबाउट इसका भी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m टोटल इंटू r² होगा। है ना? तो बोल सकते हैं कि कोई पतली सी रिंग हो उसका भी mr², उसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दें तब भी mr², और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा करके हॉलो सिलेंडर बना दें तो उसका भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr² ही होगा। तो अब हमको दूसरी बार पता चल गया, है ना, पहले रॉड के केस में भी देखा था और यहाँ रिंग के केस में भी देख लिया, तो बस अब तो दो बार ठप्पा लग गया है ना। तो अब तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करें, है ना, बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब पतली सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, तो उतनी ही मास की कोई अ, ज्यादा हाइट वाली रिंग होगी तब भी mr², और उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा करके हॉलो सिलेंडर बना दें तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो ये हमने रॉड वाले पार्ट में पढ़ा था ना, रॉड वाले पार्ट में पढ़ा था, और यहाँ भी देखते हैं तो डबल ठप्पा लग गया। ये तो कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ बच्चों, अभी तो हमने किसी पतली सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्म डिस्क हो, मतलब कोई सर्कुलर प्लेट हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखते हैं। है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म
सर्कुलर डिस्क है मतलब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है, इसका मास m रेडियस r और यूनिफॉर्म डिस्क के मतलब जो भी मास होगा वो इसके पूरे सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मतलब सेंट्रोमास से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो बस इस डिस्क का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि जो डिस्क होती है उसमें तो मास अंदर भी होता है ना, तो हम साफ-साफ देख सकते हैं कि डिस्क में हर एक एलिमेंट की एक्सिस से डिस्टेंस अलग-अलग होगी। देख सकते हैं ना कि डिस्क में मास अंदर भी है तो डिस्क के केस में तो हर एक एलिमेंट की एक्सिस से डिस्टेंस अलग-अलग होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग-अलग होगा। तो इसमें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमको इंटीग्रेशन ही करना होगा, है ना? तो देखो मैंने तुमको सेंट्रोमास वाले पार्ट में चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी डिस्क हो तो उसको हम किस में बाँटते हैं? पतली-पतली रिंग में मतलब पतली-पतली पट्टियों में बाँटते हैं। तो बस यहाँ भी वही करते हैं यार कि जो भी डिस्क है उसको हम पतली-पतली रिंग में बाँटते हैं मतलब पतली-पतली पट्टियों में बाँटते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पर मतलब r रेडियस की और dr थिकनेस की कोई पतली सी रिंग लेते हैं मतलब पतली सी पट्टी लेते हैं और चलो इसका मास dm मान लेते हैं। बस तुम आराम से बताओ तुम आराम से बताओ कि इस पतली सी रिंग का मास dm है और इसकी रेडियस r है। तो बताओ सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस पतली सी पट्टी या पतली सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा dm r स्क्वायर। तुम खुद बताओ ना, है ना? तुम खुद बताओ कि इस बार जो एलिमेंट है वो पतली सी रिंग की फॉर्म में तो रिंग वाला फॉर्मूला लगेगा ना? तो हम कह सकते हैं कि इस पतली सी पट्टी या पतली सी रिंग का मास dm और इसकी रेडियस r है। तो बताओ सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस पतली सी पट्टी या पतली सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m की जगह dm into r स्क्वायर। तो आराम से बताओ इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस पतले से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। तो बताओ सेंट्रल एक्सिस के अबाउट पूरी डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। ये तो हमको अच्छे पता है है ना? हमको अच्छे पता है कि इंटीग्रेशन के लिए सबसे है ना इंटीग्रेशन के लिए सबसे मेन चीज़ हमको डीएम देखना है मतलब इस पतली सी रिंग या इस पतली सी पट्टी का मास कितना होगा वो देखना है ना? तो हमको अच्छे पता है कि इस बार जो भी मास है वो एरिया में फैला हुआ है इसलिए इस पतली सी पट्टी का मास निकालने के लिए पहले हमको इस पतली सी पट्टी का एरिया देखना होगा। ठीक है? तो देखो है ना? हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये बहुत पतली सी सर्कुलर पट्टी है और तुम बताओ कि पतली सी सर्कुलर पट्टी है इसलिए इस पट्टी का एरिया कितना होगा? सिंपली पट्टी की लेंथ इंटू विड्थ। तो तुम आराम से बताओ कि पतली सी सर्कुलर पट्टी है तो इसकी लेंथ तो कितनी होगी? 2 पाई r इंटू इसकी विड्थ dr। तो सेंट्रोमास में ही पढ़ चुके थे। ये तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस पतली सी सर्कुलर पट्टी का एरिया कितना होगा? पट्टी की लेंथ 2 पाई r इंटू इसकी विड्थ dr। बस इस पतली सी पट्टी का एरिया इतना आ गया। तो अब हमको देखना है कि इस पतली सी पट्टी का मास कितना होगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, है ना? ये तुम आराम से बताओ कि जो डिस्क है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्क है और यूनिफॉर्म डिस्क है इसलिए डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाएँगे। बताया था ना? ये ध्यान रखना कि डिस्क बिल्कुल यूनिफॉर्म है इसलिए अ, इस पतली सी पट्टी का मास निकालने के लिए यूनिटरी मेथड लगाएँगे और बताओ फ्लैट ऑब्जेक्ट है, मास एरिया में फैला है इसलिए हम एरिया के अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगाएँगे। तो चलो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस पूरी डिस्क का टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर और टोटल मास m है ना? बस हम है ना हम चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इतने एरिया में कितना मास है m। तो बता यूनिट एरिया में कितना मास होगा? m ओपन पाई आर स्क्वायर। तो बता हमको कितने एरिया में निकालना है? 2 पाई आर डी आर। तो बता 2 पाई आर डी आर इतने एरिया में कितना मास होगा? m ओपन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर ये हो गया। बताओ इसमें सॉल्व करेंगे तो बताओ पाई से पाई कैंसल हो जाएगा ना? तो पाई से पाई कैंसल हो जाएगा तो बताओ डीएम ठीक पाई से पाई कैंसल हो जाएगा तो बताओ डीएम या इस पतली सी पट्टी का मास अपने पास कितना आ जाएगा बताओ?
2m अपन r स्क्वायर इंटू स्मॉल r dr ये आ गया। बस इसमें dm की वैल्यू रख सकते हैं ना, है ना? तो हमको हमको अच्छे पता है कि dm ये इस पतली सी पट्टी का मास कितना आ गया, 2m अपन r स्क्वायर इंटू स्मॉल r dr ये हो गया। तो बस अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे ना, लेकिन पहले कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो क्या बाहर निकलेगा यार, 2m अपन r स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर, और अंदर कितना बचा, इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू r मतलब r क्यूब dr ये आ गया। चलो लिमिट रखते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि dr है तो r की लिमिट रखेंगे, तो है ना, dr है तो r की लिमिट रखेंगे। तुम बताओ कि सबसे पहली पट्टी ये होगी जिसके लिए r इक्वल टू 0, 1 2 3 करते हुए लास्ट पट्टी ये होगी जिसके लिए r इक्वल टू कैपिटल R। तो बताओ ये डिस्क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R, तो लिमिट भी r इक्वल टू 0 से कैपिटल R। बस इस इंटीग्रेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम बताओ कि r क्यूब dr का इंटीग्रेशन कितना हो गया, r की पावर 4/4 लिमिट r इक्वल टू 0 से कैपिटल R। बताओ अपर लिमिट में r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो कैपिटल R की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट में r की जगह 0 रखेंगे तो 0। बस हम क्लियरली, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2m इंटू आर स्क्वायर तो बाहर, और इसका इंटीग्रेशन r की पावर 4/4, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो था सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 आ गया। और ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि आगे हमको आगे हमको मूर्खों टाइप से इतना डिराइव करने का टाइम नहीं है। आगे इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर ही होता है, लेकिन सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। हाँ बच्चों, अभी तुमने गधों टाइप से डिराइव किया था, लेकिन आगे डिराइव करने का टाइम नहीं है, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना कि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो तो उसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सिंपली mr स्क्वायर बाय 2। ये डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अभी तो हमने कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा। लेकिन अब देखते हैं कि कोई यूनिफॉर्म आधी डिस्क हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म आधी डिस्क है, इसका भी मास m और रेडियस r ही है। तो बस इस आधी डिस्क का भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो देखो, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बता सकता है ना, ध्यान रखना कि वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि बताओ कंप्लीट रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, और उतने ही मास की आधी रिंग हो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही होता है। तो वही लॉजिक हम डिस्क के लिए भी लगा सकते हैं। मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। तो बताओ उतने ही मास की अगर आधी डिस्क हो तो इस आधी डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा। तो कोई स्मार्ट पर्सन होगा तो उसको रिंग के सिमिलर डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन चलो एक बार हम, है ना, पहली बार कर रहे हैं इसलिए एक बार हम इसको बेवकूटाई से डिटेल में देख लेते हैं। है ना? तो चलो वही, है ना, वही मान लेते हैं कि एम मास और आर रेडियस की आधी डिस्क है। इसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो तुम बताओ कि इस बार आधी डिस्क है ना, इस बार आधी डिस्क है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ बच्चों, इस बार आधी डिस्क के इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि एम मास और आर रेडियस की आधी डिस्क तो है ही, लेकिन हम क्या करते हैं कि एम मास और आर रेडियस की आधी डिस्क अपनी मर्जी से जबरदस्ती लगा देते हैं। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस अपर हाफ और लोअर हाफ इन दोनों को कंबाइन करें तो एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगी, है ना। तो अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों कंबाइन करें तो एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगी, जिसकी रेडियस तो आर ही होगी लेकिन मास 2m होगा। और और तुम बताओ
कि भाई कंप्लीट डिस्क बन गई, तो तुम आराम से बताओ कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस कंप्लीट डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सिंपली mr स्क्वायर बाय 2। तो बताओ m इस कंप्लीट डिस्क का मास 2m r स्क्वायर बाय 2। ये तो बोल सकते हैं कि इस कंप्लीट डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m की जगह 2m r स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है? अब तुम आराम से बताओ, ये तुम आराम से बताओ कि इसमें अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। ये देख सकते हैं कि इस कंप्लीट डिस्क में अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, मतलब आधा आधा होगा। तो इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर बाय 2 है, तो अपर हाफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आधा होगा, मतलब mr स्क्वायर बाय 2। और लोअर हाफ का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आधा होगा, मतलब mr स्क्वायर बाय 2। तो हमको अपर हाफ का चाहिए था, तो अपर हाफ का mr स्क्वायर बाय 2 आ गया। ये हमने मूर्खों टाइप से डिटेल में कर लिया, लेकिन ध्यान रखना, है ना? ध्यान रखना कि बार-बार इतना डिटेल में सोचने का टाइम, है ना? बार-बार इतना डिटेल में सोचने का टाइम नहीं है, बस आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना? आगे रिंग के सिमिलर डायरेक्ट ध्यान रखना कि कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 है। तो उतनी मास की आधी डिस्क हो तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा, ठीक है? चलो अब अगला केस लेते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि आधी डिस्क भी नहीं है, इस बार डिस्क का कोई टुकड़ा है जिसका मास m और रेडियस r है। बस ये जो डिस्क का टुकड़ा है, उसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो इसका भी कितना होगा? mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा, है ना? बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि कंप्लीट डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, उतने ही मास की आधी डिस्क हो तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, और उतने ही मास का डिस्क का कोई टुकड़ा हो तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा। तो बस अब हम वापस बोल सकते हैं ना, वापस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने कितना पार्ट या कितना टुकड़ा लिया उस पे डिपेंड नहीं करता, केवल इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। मतलब भले ही कंप्लीट हो, आधी अधूरी हो, लेकिन डिस्क हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा। हाँ बच्चों, अब डिस्क में भी वही इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो चलो इस बार, है ना? इस बार मान लेते हैं कि m मास और r रेडियस की कोई पतली सी डिस्क है। इसका इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है कि इस पतली सी डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2 होता है। अब चलो, है ना? अब चलो ऐसा करते हैं कि डिस्क को एक्सिस के अलोंग थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं, मतलब इसकी विड्थ बढ़ाते हैं। ठीक है? चलो इस बार भी मान लेते हैं ना, इस बार ही मान लेते हैं कि डिस्क का मास m ही है, इसकी रेडियस r ही है, लेकिन इसकी थिकनेस थोड़ी-सी बढ़ा दी है। बस अब इस डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है। ये हमको अच्छे पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसकी विड्थ पर तो डिपेंड नहीं करता ना। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पतली डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, और उतने ही मास की अगर ज्यादा विड्थ वाली डिस्क हो तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा। और चलो अब हम, है ना, अब ऐसा करते हैं कि इसकी विड्थ और बढ़ा देते हैं। तो तुम बताओ कि इसकी विड्थ और बढ़ा देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई सॉलिड सिलेंडर है, इसका भी मास m और रेडियस r है। तो इस सॉलिड सिलेंडर का भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। मैंने अभी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है, बाकी ये इस डिस्क की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि पतली सी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 हो, तो उतने ही मास की अ, उतने ही मास की ज़्यादा चौड़ी डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा। और अगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा करके सिलेंडर कर बना दें, तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा, ठीक है? तो इससे हम वापस बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड करें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो पतली सी डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2 है, तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr स्क्वायर बाय 2 ही होगा। और कोई स्मार्ट पर्सन हो तो ये भी समझ सकता है कि कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। तो बताओ उतने ही मास का अगर, है ना, उतने ही मास का अगर
आधा सॉलिड सिलेंडर हो तो उसका भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिंदास mr² ही होगा। हाँ बच्चों, अभी हमने कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, लेकिन अब देखते हैं कि अगर कोई हॉलो डिस्क हो या कोई एन्युलर डिस्क हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखते हैं, है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई हॉलो डिस्क है जिसकी इंटरनल रेडियस r1 और एक्सटर्नल रेडियस r2 है। चलो इसका मास m मान लेते हैं और जो भी मास है इसके सरफेस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस हॉलो डिस्क का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट है हॉलो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो देखो सबसे पहले सबसे पहले लोग इसमें गलती क्या करते हैं सुन लेना। ये तो देखो मूर्ख लोग मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि कंप्लीट डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और अगर होलो डिस्क हो तो एरिया पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी यही सोचते हैं कि कंप्लीट डिस्क थी तब तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था। तो अगर होलो डिस्क हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर की जगह r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर/2 ये सोचते हैं, लेकिन गलत है। तो ध्यान रखना तुम, है ना? ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स की माया ये है कि अगर इसको ढंग से सॉल्व करते हैं तो इस होलो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय 2 की जगह r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाय 2 आता है। मैथमेटिकली सॉल्व करने पर यही आता है, ठीक है? तो चलो अब इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो वही हमको दे रखा है कि होलो डिस्क है, इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि पूरी फिजिक्स में कभी भी डिस्क हो तो उसको पतली-पतली रिंग में बाँटेंगे, मतलब पट्टियों में बाँटेंगे। तो बस यहाँ भी वही करते हैं कि बताओ, है ना? बताओ ये जो होलो डिस्क है उसको भी हम पतली-पतली पट्टियों में बाँटते हैं, मतलब पतली-पतली रिंग में बाँटते हैं। और चलो यहाँ से r डिस्टेंस पर मतलब r रेडियस की और dr थिकनेस की कोई पतली सी पट्टी लेते हैं, पतली सी रिंग लेते हैं और चलो इसका मास dm मान लेते हैं, ठीक है? तुम आराम से बताओ इस पतली सी रिंग का मास dm है और इसकी रेडियस r है। तो बताओ सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस पतली सी पट्टी या पतली सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? dm r स्क्वायर। बताओ इस पतली सी रिंग या इस पतले से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया। तो बताओ इस पूरी होलो डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर बस, है ना? तुम खुद बताओ कि इंटीग्रेट करने के लिए, है ना? इंटीग्रेट करने के लिए सबसे मेन चीज़ हमको dm की वैल्यू देखनी है, मतलब इस पतली सी पट्टी का मास कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है। हमको अच्छे पता है कि इस बार ये डिस्क है, मतलब मास सरफेस एरिया में फैला होगा। तो बस इस पतली सी पट्टी का मास निकालने के पहले इस पतली सी पट्टी का एरिया देख लेते हैं। बस हमको अच्छे पता है ना? हमको अच्छे पता है कि पतली सी सर्कुलर पट्टी है, तो इस पतली सी पट्टी का एरिया कितना होगा? पट्टी की लेंथ इंटू विड्थ। सर्कुलर पट्टी है इसलिए इसकी लेंथ तो 2 पाई r इंटू इसकी विड्थ dr। बस पतली सी पट्टी का मास सॉरी पतली सी पट्टी का एरिया इतना है तो इसका मास कितना होगा वो देखना है। तो बस तुम आराम से बताओ कि बताओ बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्क है इसलिए डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाएँगे। वही चीज़ है। यूनिफॉर्म डिस्क केस के डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो चलो तुम कॉमन, है ना? तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस होलो डिस्क का टोटल मास कितना है m और इसका टोटल एरिया कितना है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। बस हम, है ना? हम चौथी क्लास के बच्चे के टाइप हम चौथी क्लास के बच्चे के टाइप से लिख सकते हैं कि पूरी डिस्क का टोटल एरिया तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर है और इसका टोटल मास m है ना? तो बस चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इतने एरिया में कितना मास फैला हुआ है m। तो बताओ यूनिट एरिया में कितना मास होगा? m ओपन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो बताओ हमको कितने एरिया में निकालना है? 2 पाई r dr। बताओ इतने एरिया में कितना मास होगा? m ओपन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr। बताओ
सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो बताओ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ इस पतली सी पट्टी, इस पतली पट्टी या पतले से एलिमेंट का मास अपने पास कितना आ गया, 2m अपन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r dr, ये आ गया। तो तुम आराम से बताओ ना, तुम आराम से बताओ कि dm मतलब इस पतली सी पट्टी का मास कितना है, कितना आ गया, 2m अपन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r dr, ये आ गया है ना। तो बस जगह नियत में इधर ही लिख देता हूँ, है। तुम आराम से बताओ, ये बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तुम बताओ कि 2m अपन, ठीक, 2m अपन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है, इससे बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर कितना बचेगा, इंटीग्रेशन r स्क्वायर इंटू r मतलब r क्यूब dr। अब लिमिट रखते हैं, तो dr है तो r की लिमिट रखेंगे। तुम आराम से बताओ, इस बार सबसे पहली पट्टी ये होगी जिसके लिए r इक्वल टू r1, और लास्ट पट्टी ये होगी जिसके लिए r इक्वल टू r2। बताओ इस बार ये होलो डिस्क कहां से कहां तक फैली हुई है, r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2 तक फैली हुई है। तो लिमिट भी r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2 ही लिखेंगे। बस आराम से बताओ, ये बताओ r क्यूब dr का इंटीग्रेशन कितना होगा, r की पावर 4/4। तो जगह की कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये बताओ r क्यूब dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r की पावर 4/4। तो बताओ अपर लिमिट पे r की जगह r2 रखेंगे तो r2 की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट पे r की जगह r1 रखेंगे तो r1 की पावर 4/4, ये आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 तो एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर कितना आएगा, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4, और इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो बताओ r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 के फैक्टर क्या करेंगे, इसके फैक्टर हम क्या करेंगे, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1, है ना, इतना आता होगा कि r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब तुम आराम से बताओ, ये आराम से बताओ कि r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर से ये r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कैंसल, और इस 2 से 4 कैंसल। बस आगे इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इस होलो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, बताओ अपने पास m इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाय 2, ये हो गया, ठीक है। तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, कि कभी भी ऐसी होलो डिस्क हो, है ना, कभी भी ऐसी होलो डिस्क या एन्युलर डिस्क हो जिसकी इंटरनल रेडियस r1 और एक्सटर्नल रेडियस r2 हो, तो इस होलो डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाय 2 होगा। जो तुम r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो मैथमेटिक्स से सॉल्व करने पर कैंसिल हो गया और प्लस आ गया, ठीक है। बस याद रखना, तो होलो डिस्क हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर बाय 2 की जगह r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाय 2 होगा। अभी इसको हमने इंटीग्रेशन से किया, लेकिन तुम चाहो तो इसको कैविटी के कंसेप्ट से करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। और देखो इतना तुम स्मार्टली सोच सकते हो, है ना। ये ध्यान रखना कि इतना तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि इस पतली सी होलो डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाय 2 है। तो बताओ उसी को एक्सटेंड करके अगर होलो सिलेंडर बना दे, है ना, इसी को एक्सटेंड करके अगर कोई होलो सिलेंडर बना दे जिसकी इंटरनल रेडियस r1 और एक्सटर्नल रेडियस r2 हो, तो इस होलो सिलेंडर का भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर बाय 2 यही होगा। हाँ बच्चों, अभी तो हमने किसी यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, लेकिन एक बार हम किसी नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इस बार हमको दे रखा है कि आर रेडियस की कोई डिस्क है, लेकिन इसमें मास यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको दे रखा है कि इस डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी, है ना,
फिर डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया, ये रेडियल डिस्टेंस r के साथ चेंज कर रहा है और सिग्मा इक्वल टू के आर स्क्वायर के टाइप से चेंज कर रहा है, जहाँ के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो बस इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है ना? तो हमको अच्छे पता है सॉरी, हमको अच्छे पता है कि इस बार नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है, इसलिए इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। ये तो हमको हमको अच्छे पता है कि पूरी फिजिक्स में कभी भी डिस्क हो तो उसको पतली-पतली पट्टियों में या पतली-पतली रिंग में डिवाइड करेंगे और वो यहाँ से r डिस्टेंस मतलब r रेडियस और dr थिकनेस की कोई पतली सी रिंग लेते हैं, ठीक है? पतली पट्टी लेते हैं और चलो इसका मास dm मान लेते हैं, ठीक है? बस आराम से बताओ, इस पतली सी रिंग का मास dm है और इसकी रेडियस r है, तो द सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस पतली सी रिंग या पतले से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r स्क्वायर। तो होता है इस पूरी डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। बस इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे मेन चीज हमको dm देखना है, मतलब इस पतली सी पट्टी का मास कितना होगा वो देखना है। मैंने अभी बताया था कि बताओ प्लेट है जो कि एरिया में फैली है, तो पतली सी पट्टी का मास निकालने के पहले हमको इस पतली सी पट्टी का एरिया देखना होगा। तो देखो, ये चीज़ तो हम कई बार कर चुके हैं, हमको अच्छे पता है कि पतली सी सर्कुलर पट्टी है, तो इस पट्टी का एरिया कितना होगा, पट्टी की लेंथ इंटू विड्थ। तो पट्टी की लेंथ 2 पाई r इंटू इसकी विड्थ dr। बस पतली सी पट्टी का एरिया इतना आ गया, तो इस पतली सी पट्टी का मास कितना होगा वो देखना है ना? तो मैंने तुमको, है ना, मैंने तुमको चमका कर बताया था कि बताओ अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क होती तब तो डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाते, सही ना? कि यूनिफॉर्म डिस्क होती तब तो डीएम के लिए यूनिटरी मेथड लगाते, लेकिन इस बार नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है तब तो और अच्छा है, तब तो हमको यूनिटरी मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर तुम खुद बताओ, कि डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया के आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर डी आर इतने एरिया में कितना मास होगा बताओ, के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसकी सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया के आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर डी आर इतने एरिया में कितना मास होगा, के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। तो बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि डीएम, ये इस पतली सी पट्टी का मास अपने पास कितना आ गया बताओ, के आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ये आ गया। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बाहर आएगा, 2 पाई के कांस्टेंट है बाहर, अगर 2 पाई के कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन अंदर कितना आएगा, आर स्क्वायर इंटू आर मतलब r की पावर 5 dr। लिमिट देखनी है, देखते बताओ, इस बार कंप्लीट डिस्क है जो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक फैली है, तो लिमिट भी r इक्वल टू 0 से कैपिटल R। चलो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तुम बताओ कि r की पावर 5 dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r की पावर 6/6 लिमिट r इक्वल टू 0 से कैपिटल R। बताओ अपर लिमिट में r की जगह कैपिटल R रखेंगे तो कैपिटल R की पावर 6/6 माइनस लोअर लिमिट में r की जगह 0 रखेंगे तो 0। बस इसको सॉल्व करेंगे तो इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास कितना आ गया, 2 पाई के इंटू r की पावर 6/6। इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास इतना, वो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, ये सब इजीली कर सकते हो।